हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका टर्नर ट्रेड का है, उसमें जो अप्रेंटिसशिप स्कीम का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका लेवल 2 के क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 3 पार्ट देख लिया है ना, तो ये जो है यूज़फुल होगा वेल आर्टिशन के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन है टोटल, वो आपका टोटल 104 क्वेश्चन है, नॉट इवन। और एक चीज़ क्या है कि आपका वेल आर्टिशन के लिए तो है ही, और साथ ही आपके दूसरे जो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें सारे में ये आपका क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे। नॉट ओनली अब ये क्वेश्चन जो है अप्रेंटिसशिप का है, और वो क्वेश्चन जो है थ्योरी के क्वेश्चन है, सारे के सारे हैं ना, थ्योरी के हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन का कुछ भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैक्सिमम जो है थ्योरी के है। ये आपका पार्ट जो है चौथा पार्ट है, और इससे पहले 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और वो आपका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है टर्नर का, है ना, टर्नर एटीएस क्वेश्चन का है, तो उसमें आप बाकी 3 सेट जो हैं वो देख सकते हैं। और ये आपका चौथा सेट है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपका 104 क्वेश्चन है। मैंने सोचा 2 पार्ट में करा दूं, पर इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा आज, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूँगा। और टेलीग्राम चैनल जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है ना, सो वहाँ से इसका प्रोफाइल में, आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से करके आप कनेक्ट होकर आप पीडीएफ चाहते हैं, ये वाला पीडीएफ चाहते हैं जो आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ, लेवल 1 के थे, बाकी 3 जितने पार्ट बनाए थे वो तीनों के तीनों पार्ट में लेवल 1 के क्वेश्चन थे। और टोटल 146 क्वेश्चन हमने देखा था। और ये लेवल 2 का है ना, लेवल 2 में आपके 104 क्वेश्चन है। और इसको देखेंगे, ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। किसी भी आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं या कुछ प्रॉब्लम लगता है समझने में, तो उस चीज़ों को आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो ये आपका है टर्नर थ्योरी का लेवल 2 का क्वेश्चन है ना। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल इन सेंटर पंच। तो केंद्र पंच में नो कोण का मान कितना होता है। तो सेंटर पंच जो होता है उसका पॉइंट एंगल पूछा है, तो वो आपका 90 डिग्री होता है ना। उसमें और देखते हैं तो 30 डिग्री जो होता है ये प्रिंग पंच का होता है, और 60 डिग्री जो होता है ये आपका डॉट पंच का होता है। 30 डिग्री जो होता है लाइट पंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 60 डिग्री और विटनेस के लिए, और 90 डिग्री जो होता है ड्रिल पॉइंट को सेंटर बैठाने के लिए आपको सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पॉइंट एंगल पूछा था सेंटर पंच का, केंद्र पंच का नोक कितना होता है, तो वो कितना होता है 90 डिग्री। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का एक भाग है। तो वर्नियर स्केल, मूवेबल जो मुख्य स्केल, ये तीनों के तीनों होते हैं ना। सो आपका डी जो है, डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। सो ड्रिल होल्डिंग के लिए ड्रिल चेक आ जाएगा। ड्रिल चेक जो है ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है, बाकी हेड स्ट्रोक में ड्रिल नहीं होल्ड किया जाता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइल इज़ अ टूल। रेती एक प्रकार कौन सा औजार है, तो आपका कटिंग टूल है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका दे रखा है, आइडेंटिफाई द टूल्स ऑन इन द पिक्चर। ये जो दे रखा है ना, इसका नाम पूछ रखा है। तो ये आपका जो है ना, ये हेक्सा ब्लेड है ना। ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वर्नियर हाइट गेज का पार्ट है। तो आपका बीम होता है, वर्नियर स्केल होता है, बेस आधार होता है, तो सारे के सारे हो जाएंगे। डी जो है। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच एंगल ऑफ द कटिंग टूल कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन। तो कटिंग टूल का कौन सा कोण जो होता है चिप के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सो चिप के जो बनने की क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम जो होता है राइट एंगल करता है ना। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नर्लिंग टूल होल्डर सोन इन द पिक्चर, है ना। चित्र में दर्शाया गया नर्लिंग टूल होल्डर का पहचान करें। इसके बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा नर्लिंग टूल होल्डर है ना। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर है ना। सी नंबर में आपका दे रखा है यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ एक्सेसरी इज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस इन एडिशन टू द सेंटर
सपोर्ट ड्यूरिंग टर्निंग है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ उपसाधक टर्निंग के दौरान केंद्र समर्थन के अलावा लंबे पतले कार्यखंड को अतिरिक्त देता है। सो वो जो होता है आपका स्टडी रेस्ट होता है ना लंबे जॉब को टर्निंग करने के लिए, और जो आपका सेंटर सपोर्ट के लिए दिया जाता है वो आपका स्टडी रेस्ट होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेपर इज टर्निंग इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर टर्न किया जाता है। सो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड जो होता है उसमें जो आपका टर्निंग होता है, मतलब टेपर टर्निंग होता है, वो आपका एक्सटर्नल किया जाता है ना, बाह्य किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द सेंटर फिक्स्ड इन द टेल स्टॉक स्पिंडल इज नोन एज। तो टेल स्टॉक स्पिंडल में स्थापित सेंटर को किस रूप में जाना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो टेल स्टॉक में जो होता है उसको आपका डेड सेंटर के नाम पे जाना जाता है ना। ये आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डेड सेंटर उसको बोला जाता है। लाइव सेंटर जो है आपका हेड स्टॉक में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सेंटर विच इज एकोमोडेटेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव इज नॉन एज। तो मुख्य स्पिंडल स्लीव में जो सेंटर होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। जो मेन स्पिंडल में होता है उसको आपका लाइव सेंटर के रूप में जाना जाता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। तो सटीक टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है बेसिकली आपका जो स्लिप गेज है टूल रूम के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले टूल रूम का जान लेते हैं। तो टूल रूम के लिए जो होता है आपका ग्रेड 1 का इस्तेमाल किया जाता है ना। बाकी जैसे देखते हैं आपका ग्रेड 0 जो है आपका कैलिब्रेशन के लिए होता है। ग्रेड 0 जो होता है आपका इंस्पेक्शन के लिए होता है। आपका ग्रेड 1 जो है ये टूल रूम के लिए होता है, और ग्रेड 2 जो होता है आपका वर्कशॉप के लिए होता है ना। इसमें पूछा है टूल रूम के लिए, तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। तो निरीक्षण उद्देश्य के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो आपका ग्रेड 0 का किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग जॉब क्विकली। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए जो किया जाता है वो टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिग और पिक्चर जो है ना ये आपका होल्डिंग और गाइडिंग वाले होते हैं। जिग जो होता है होल्डिंग गाइडिंग टूल होता है, पिक्चर खाली होल्डिंग टूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है एप्रन मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म फाउंड इन मशीन। तो एप्रन मैकेनिज्म जो होता है मतलब एप्रन क्रियाविधि जो होता है मशीन में पाई जाने वाली क्रियाविधि है। तो कैसी मशीन में पाई जाती है। तो ये आपका लेथ मशीन में पाई जाती है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेथ में जो होता है एप्रन मैकेनिज्म पाया जाता है ना। डी है राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड्स ऑन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाया गया चूड़ी का प्रकार पूछा है। ये कौन सा टाइप का चूड़ी है। तो ये जो है आपका स्क्वायर थ्रेड है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर देयर इन स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है। तो स्क्रू जैक में जो होता है आपका स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर चूड़ियाँ होती है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लीड एंड पिच है ना। सो निम्नलिखित में से कौन सा लीड और पिच के बीच में सही संबंध है। तो लीड बराबर होता है आपका पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट होता है ना। सो ये आपका हो जाएगा। सी में जो लिख रखा है लीड इज इक्वल्स टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो लीड बराबर पिच गुने प्रारंभ की संख्या। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं। सो वो जो होता है आपका टॉलरेंस होता है ना। टॉलरेंस को मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका टॉलरेंस होता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका कोचिंग है ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव ए। तो ये पूछ रहा है एक धनात्मक अलाउंस जो होता है हमेशा किस फिट में दिया जाता है। तो पॉजिटिव अलाउंस जो होता है आपका जो आपका होल बेसिस सिस्टम होता है ना उसमें ज़्यादातर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन
में क्लियरेंस का आता है ना। क्लियरेंस वाला जो होता है इसमें पॉजिटिव आएगा, और जो आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है उसमें आपका नेगेटिव होता है ना। सिर्फ पॉजिटिव अलाउंस किस में दिया जाता है, क्लियरेंस फिट में दिया जाता है। ये जो आपका राइट आंसर है, ये सिस्टम का पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर है। इसमें क्वेश्चन है CNC मशीन आर कंट्रोल बाय। CNC मशीनों को किससे नियंत्रित किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो CNC मशीन जो होते हैं उसको आपका प्रोग्राम से किया जाता है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इफ D इज द डायमीटर ऑफ वर्क एंड mm एंड N इज अ रोटेशन, ये आपका मीटर मिनट का होगा है ना, और N जो है रोटेशन का है ना, पर मिनट का है। देन व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला पूछ रखा है। तो आपका क्या होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल्स टू π/d/n अपॉन 1000 होता है। तो ऐसा किस में है, बी वाले पे है ना, π/d/n डिवाइडेड बाय 1000। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड फॉर कूलेंट ऑफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कूलेंट ऑफ के लिए कमांड है। तो कूलेंट ऑफ करने के लिए जो कमांड होती है आपका CNC मशीन में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा कमांड होता है कूलेंट को बंद करने के लिए, तो आपका M09 का होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड फॉर प्रोग्राम स्टॉप। तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा कमांड होता है। सो वो जो होता है आपका M00 का होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ द कमांड फॉर कूलेंट ऑन, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट ऑन करने के लिए कमांड है। CNC मशीन में आपका कूलेंट जो यूज़ किया जाता है, तो कूलेंट को ऑन करने के लिए जो कमांड है उसके बारे में पूछ रखा है, कौन सा कमांड है। सो आपका M08 का जो कमांड होता है इस्तेमाल किया जाता है आपका कूलेंट को ऑन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर। इसमें कोड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग G कोड इज यूज फॉर लीनियर इंटरपोलेशन ऑपरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा G कोड जो होता है लीनियर इंटरपोलेशन प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है। तो लीनियर आपका इंटरपोलेशन प्रचारण के लिए जो G कोड इस्तेमाल किया जाता है वो कोड आपका होता है G01, है ना। तो इंटरपोलेशन के लिए याद रखना आप, लीनियर इंटरपोलेशन का है। तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01 का इस्तेमाल किया जाता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द CNC वर्ड एड्रेस फॉर फंक्शन स्पिंडल रोटेशन स्पीड। तो निम्नलिखित स्पिंडल रोटेशन स्पीड कार्य के लिए CNC वर्ड एड्रेस क्या है। तो ये आपका स्पिंडल रोटेशन स्पीड पूछ रखा है ना। तो उसके लिए वर्ड एड्रेस क्या होता है। सो वर्ड एड्रेस जो होता है आपका वो S होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। CNC में आपका स्पिंडल रोटेशन स्पीड को जो होता है S से दिखाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द CNC वर्ड एड्रेस फॉर मिसलेनियस फंक्शन। तो विविध कार्यों के लिए जो CNC वर्ड एड्रेस क्या होता है, मतलब CNC आपका मशीन जो होता है उसमें CNC वर्ड एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। जो मिसलेनियस फंक्शन होते हैं विविध कार्य के लिए होते हैं, वो एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। वो कौन सा एड्रेस होता है, तो आपका M कोड होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, टॉप रेक एंगल ऑल्सो कॉल्ड। तो शीर्ष रेक कोण को क्या और भी कहा जाता है। तो रेक एंगल को आपका जो टॉप से रैक एंगल होता है उसको दूसरा नाम पूछ रहा है बेसिकली, तो आपका बैक रैक एंगल कहा जाता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, फिक्स स्टडी रेस्ट इज फिक्स टू द लेथ, है ना। एक फिक्स स्टडी रेट को जो होता है लेथ के किस जगह पे उसको बिठाया जाता है, तो आपका बेड पे किया जाता है ना। और जो आपका फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है वो आपका सैडल में बैठता है, सैडल में सेट किया जाता है ना। इसमें फिक्स स्टडी रेट के बारे में पूछ रखा है, तो आपका बेड पे सेट किया जाता है, और आपका फॉलोवर होता है वो सैडल पे किया जाता है ना। सो 31 का जो आंसर हो जाएगा बेड हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, फॉलोअर स्टडी रेस्ट इज फिक्स्ड ऑन द ऑफ द लेथ मशीन। तो खाली स्थान है, इसमें पूछ रखा है, एक फॉलोअर स्टडी लेथ के किस भाग पर स्थापित किया जाता है, तो सैडल पे किया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 नंबर। इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडजस्टेबल पैड्स आर देयर इन फिक्स्ड स्टडी रेस्ट। तो फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने समायोज्य पैड होते हैं। पैड मतलब वो पकड़ने के लिए जो होता है ना आपका, जैसे ऐसे ये आप मान लो इस तरह से, है ना। तो इसमें आपके पैड जैसे ऐसे होते हैं। सो इस पैड की संख्या पूछ रहा है कितना होता है। तो फिक्स स्टडी रेस्ट जो होता है उसमें आपके 3 पैड होते हैं, और जो आपका फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है उसमें आपका 2 होता है ना। ये आपका फिक्स स्टडी रेस्ट मैंने बना दिया, तो एक ये और एक ये 3 हो गया। और फॉलोअर स्टडी रेस्ट में 2 ही होता है। तो फॉलोअर स्टडी रेस्ट इस तरह से बनता है, एक यहाँ पे होएगा, एक यहाँ पे होएगा।
ऐसे करके। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी एडजस्टेबल पैड आर देयर इन फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फॉलोअर स्टडी रेस्ट में कितने समायोज्य पैड होते हैं, तो 2 होते हैं। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है लीड ऑन द डबल स्टार्ट थ्रेड इज द पिच, है ना। तो खाली स्थान है, इसमें पूछ रहा है दो प्रारंभ चूड़ी जो होती है इसमें लीड पर लीड पिच से कितना गुना होता है, तो दो स्टार्ट है ना, डबल स्टार्ट है तो उसमें 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द लीड ऑन अ ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। अब ये आ गया ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, तो इसमें चूड़ी लीड पर पे पिच से कितनी गुनी होगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका लीड बराबर हो जाएगा ट्रिपल स्टार्ट में 3 गुना पिच हो जाएगा, है ना। सो ट्वाइस थ्राइस, ये 3 गुनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। लीड बराबर 3 गुना पिच हो जाएगा, सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है डायल इंडिकेटर इज ए कंपैरेटर, है ना। खाली स्थान पूछ रखा है कि डायल इंडिकेटर एक तुलनित्र है, मतलब किस टाइप का है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो डायल इंडिकेटर जो होता है ये आपका मैकेनिकल होता है, सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायल इंडिकेटर जो है आप मैकेनिकल या यांत्रिक कंपैरेटर बोल सकते हैं ना, ये जो है राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन टूल, दिए गए औजार को पहचाने। इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपको फाइल है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन। तो माइक्रोमीटर काम करने का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो स्क्रू और नट पे होता है ना। तो इसमें आपका खाली स्क्रू दे रखा है, बोल्ट दे रखा है, स्टड दे रखा है, नट और बोल्ट दे रखा है ना। तो इसका जो सिद्धांत जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसमें आते हैं तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे आ जाएगा। ऐसे आपको स्क्रू एंड नट का आता है, तो बोल्ट जो होता है ना, समटाइम बोल्ट को हम नट भी वो, ये आपका स्क्रू भी जो छोटे वाले होते हैं ना उसको स्क्रू बोलते हैं। तो आपका इसमें डी जो है राइट आंसर हो जाएगा नट और बोल्ट के सिद्धांत पे। जैसे वो खुलता लगता है ना उसी तरह से वो भी काम करता है माइक्रोमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफाइंग टॉलरेंस ऑन पार्ट साइज इज टू। तो भाग के आकार पर टॉलरेंस को निर्दिष्ट करने का उद्देश्य होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है कि टॉलरेंस जो होता है आपका पार्ट पे दिया जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है। तो वो आपका क्या होता है ना कि कोई भी पार्ट यदि हमारा बन रहा है ना, तो वो एक जो टॉलरेंस दिया रहता है ना उसी के अंदर रहे। सो ये आपका सी में दे रखा है प्रोड्यूस पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसेबल साइज एरर, है ना। सो आवश्यक अनुमेय आकार त्रुटि के भीतर का भाग का निर्माण होना चाहिए। तो टॉलरेंस होता है ना कुछ आपका, जैसे आपका 5 mm है, उसमें टॉलरेंस दे दिया 5 माइक्रोन का, तो मतलब 5.003 तक आ रहा है या 5 तक भी आ रहा है तब भी वो आपका अलाउबल होगा, मतलब वो साइज़ में है। अदरवाइज वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो साइज़ में नहीं होता है, वही आपका एरर होता है ना। तो आपका ये जो माइक्रोन्स में कुछ एरर होते हैं ना, वहाँ तक आपका जो दिया जाता है उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, है ना। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर उसके अंदर बनाया जाए। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है फेस प्लेट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टर्न, है ना। तो जब खाली स्थान दे रखा है इसमें ना, जब किसी चीज़ को मोड़ने की आवश्यकता होती है, अब किस चीज़ को मोड़ने की आवश्यकता होती है इसके बारे में पूछ रखा है, तो फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। सो फेस प्लेट का यूज़ हम कब करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेथ मशीन में जनरली देखोगे ना, तो फेस प्लेट जो होता है आपका जो अनियमित आकार का होता है ना उसके लिए होता है ना। सी में आपका है अनियमित आकार के जो नमूने होते हैं या जॉब होते हैं उसको जब हमको टर्न करना होता है लेथ मशीन पे, उस टाइम पे हम फेस प्लेट का उपयोग करते हैं ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलर शेप जॉब का। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस प्रणाली में क्या होता है, सो होल उसमें आपका कांस्टेंट होता है और आपका जो शाफ्ट होता है उसको मूव किया जाता है ना। सो आपका इसमें पहला ही दे रखा है द साइज ऑफ होल इज़ मेड कांस्टेंट। तो होल जो होता है आपका कांस्टेंट होता है ना, छेद का आकार नियत होता है और आपका शाफ्ट जो होता है वो वेरी होता है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जैसे दे रखा है कि साइज ऑफ शाफ्ट्स मेड कांस्टेंट, तो आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आपका होता है कि शाफ्ट कांस्टेंट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन अ लेथ इफ वर्कपीस इज हेल्ड बिटवीन सेंटर। तो खराद पर कौन सा कार्य जो होता है नहीं किया जा सकता यदि वर्कपीस को केंद्रों के बीच रखा गया है। तो उस केस में जो होता है लेथ मशीन में हम पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं यदि आपका सेंटर पे रखा गया, मतलब उसके बीच में रखा गया है, केंद्रों के बीच में रखा गया है, तो पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं ना लेथ मशीन पे। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ टम्बलर गियर यूनिट प्रोवाइड इन द लेथ। तो लेथ मशीन जो होता है, खराद मशीन में जो टम्बलर गियर यूनिट दिया रहता है, तो उसका मेन काम क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो टम्बलर गियर क्या करता है, वो डायरेक्शन का जो फीड ऑफ डायरेक्शन होता है या फिर डायरेक्शन ऑफ फीड जो होता है उसको चेंज करने का काम करता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेंज डायरेक्शन ऑफ फीड। फीड किसी दिशा जो होता है बदलने का काम होता है आपका टम्बलर गियर यूनिट का, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ इज़ द साइज ऑफ थ्री जो चक स्पेसिफाइड। तो थ्री जो चक के आकार को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो आपका थ्री जो चक होता है उसको विनिर्दिष्ट करने के लिए आपका जितना डायमीटर का वो होता है उसका बॉडी का, उससे किया जाता है चक के मुख्य भाग का के व्यास द्वारा। सो बाय डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ चक। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट हाउ इज़ द साइज ऑफ 25 mm होल डेविएशन स्पेसिफाइड। सो लिमिट्स और फिट में कह रहा है BIS प्रणाली में 25 छेद विचलन है ना, होल डेविएशन का। उस आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा। तो होल के केस में किया जाएगा आपका बड़े अक्षर से किया जाता है ना। लिमिट से फिट्स BIS प्रणाली में 25 छेद विचलन के लिए कैसे आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो आपका बड़े अक्षर के द्वारा से ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और छोटा अक्षर जो होता है आपका होल शाफ्ट के लिए होता है। सो 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ द कटिंग टूल इफ़ इट इज़ सेट बिलो द सेंटर हाइट ऑन द लेथ। कटिंग टूल के अग्र निकासी कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये खराद की केंद्र की ऊंचाई से नीचे होगा, नीचे किया गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा। सो उस टाइम पे आपका क्या होगा ना, आपका जो एंगल होएगा मतलब कोण जो है वो बढ़ जाएगा। ये आपका पहले में ही दे रखा है ना, कोण जो है बढ़ जाएगा। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच एंगल प्रोवाइडेड ऑन लेथ टूल प्रिवेंट रबिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द टूल विद वर्कपीस है ना। तो खराद उपकरण पर प्रदान किया गया कौन सा कोण वर्कपीस के साथ उपकरण के मुख्य भाग को रगड़ने से बचाता है। तो वो उसमें क्लियरेंस दिया रहता है ना। सो क्लियरेंस एंगल जो है आपका राइट आंसर होगा, वो आपका क्या करता है, आपका लेथ टूल और वर्कपीस जो होता है उसको रगड़ खाने से बचाता है। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस कोण। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी गियर आर देयर इन टम्बलर गियर यूनिट ऑफ द लेथ, है ना। तो एक लेथ खराद मशीन की जो टम्बलर गियर यूनिट होते हैं उसमें कितने गियर होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। जो टम्बलर गियर यूनिट होते हैं उसमें आपका 3 होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्लॉट ऑन द एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट पर स्लॉट प्रदान करने का मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो क्या होता है ना, कभी भी हम दूसरे जॉब को या फिर ऐसे जनरली आप देखोगे तो बोल्ट को समायोजित करने के लिए होता है ना। सो जॉब को पकड़ के उसको मार्किंग या लेआउट करने का काम होता है ना। उस टाइम पे एकोमोडेट बोल्ट का होता है ना। बोल्ट को समायोजित करने के लिए आपका एंगल प्लेट में स्लॉट दिया रहता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है वाई आर द टीथ ऑफ हेक्सो ब्लेड सेट। सो लोहा आरी के ब्लेड के दांत सेट क्यों होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो आपका हेक्सो ब्लेड होता है उसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्टैगर्ड होता है और आपका वेब सेट होता है। तो ये सेट क्यों होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो सेट देने का मतलब क्या होता है ना कि वो ब्लेड और वर्कपीस के बीच का जो घर्षण होता है ना उससे बचने के लिए वो सेट दिया रहता है ना। सो आपका पहले में ही दे रखा है टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लेड एंड वर्कपीस। उसमें आपका देखोगे एक आपका इस तरह से मिलेगा वेब सेट का और एक जो आएगा ना इस तरह का मिलेगा, मतलब ये आपका स्टैगर्ड होता है ना। तो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेड और वर्कपीस के बीच के घर्षण को रोकने के लिए बचने के लिए जो होता है आपका हेक्सा ब्लेड के सेट दिए रहते हैं ना, हेक्सा ब्लेड में सेट होता है। 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेथ बेड मेड ऑफ। तो खराद बेड किससे बना होता है। लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, तो आपका कास्ट आयरन का होता है ना। ये क्या होता है ना, इसमें हाई कंप्रेसिव लोड सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए आपका कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है लेथ के बेड बनाने के लिए। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सरफेस प्लेट इज यूज टू। तो पृष्ठ प्लेट का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, तो ये जो होता है आपका मार्किंग ड्यूरिंग मार्किंग राउंड वायर नहीं हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा पहला वाला है ना, ट्रूनेस और फ्लैटनेस, फ्लैट सरफेस। तो समतल तो सतहों की जो है ट्रूनेस मतलब सच्चाई जो है वो जांच करने के लिए जो होता है आपका सरफेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द रेक एंगल ऑफ लेथ कटिंग टूल। खराद कटिंग टूल का रेक एंगल होता है, क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका जो लेथ मशीन में होता है रेक एंगल, वो क्या करता है ना, कंट्रोल करता है चिप के फॉर्मेशन में, है ना। ये आपका कंट्रोल चिप फॉर्मेशन। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ रेचेट स्टॉप प्रोवाइडेड माइक्रोमीटर इज़ 2, है ना। सो एक माइक्रोमीटर पर दिए गए रेचेट स्टॉप का कार्य क्या होता है। सो रेचेट स्टॉप क्या करता है ना, एक यूनिफॉर्म प्रेशर उसमें देता है। जब आपका टच कर जाता है ना, उसमें जब उधर से लगाओगे ना आप रेचेट स्टॉप से, तो चट चट की आवाज़ आती है। सो ये यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर होता है ना। सो आपका ये हो जाएगा मेंटेन सफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर। तो पर्याप्त और समान माप दबाव बनाए रखना जो होता है रेचेट स्टॉप का कार्य होता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आफ्टर ड्रिलिंग ए होल इट इज़ फाउंड टू बी लार्जर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज्ड द प्रोबेबल काउज। अब कह रहा है कि ड्रिल, एक छेद को ड्रिल करने के बाद वह प्रयोग की गई ड्रिल के आकार का साइज जो है बड़ा मिल गया, तो इसका संभावित कारण। आपने ड्रिल कर दिया एक होल को, है ना। अब वो क्या हुआ ना, जितना हमारा साइज होना चाहिए उससे बड़ा आ गया, तो उसके पीछे कारण क्या होगा, जो आपका होल जो है वो बड़ा बन गया। सो उसमें आपका कटिंग एजेस जो हैं अनइक्वल होते हैं, उसके कारण वैसा कुछ होता है ना। कटिंग एजेस ही आपके अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, असमान लंबाई के हैं। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग एज आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, उसके कारण जो होता है आपका बड़ा होल बनता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 25 mm डायमीटर रोड इज़ टू बी हेल्ड इन अ सिंगल स्पिंडल ऑटो लेथ द कॉलेट यूज इज। तो एक सिंगल स्पिंडल ऑटो खराद में 25 mm व्यास की रोड को रखना है, उपयोग किए जाने वाला कोलेट है। अब देखो 25 mm का व्यास को रोड को रखना है ना, सिंगल स्पिंडल ऑटो लेथ मशीन है उसमें। तो उसमें जो कोलेट इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा कोलेट होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो होगा डेड लेंथ कोलेट होगा, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका द बेस्ट फॉर्म ऑफ चिप्स फॉर्मेशन फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील वर्क पीसीज। तो जब हम मृदु इस्पात की वर्क पीस की टर्निंग के लिए चिप्पड़ गठन का उत्तम रूप है। अब देखो हम करते हैं जब हम माइल्ड स्टील की उसमें टर्निंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो चीप फॉर्मेशन होता है ना, वो बेस्ट फॉर्म पूछ रखा है चीप फॉर्मेशन का। तो किस केस में आएगा, तो वो जो है आपका जो माइल्ड स्टील पे करते हैं ना, तो उसमें लॉन्ग करली चिप्स आते हैं ना। तो ये आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, लंबे घुघराले चिप्स। 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट कूलेंट इज़ यूज्ड व्हेन टर्निंग कास्ट आयरन वर्क पीस, है ना। सो आप जब ढलवा लोहे के वर्क पीस को टर्निंग करते हैं तो उसमें शीतलक जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा शीतलक होता है। तो उसमें आपका ड्राई एयर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोई भी आपका कूलेंट नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो कूलेंट। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फाइल विल यू यूज़ फॉर फाइलिंग एन एल्यूमिनियम वर्क पीस। तो एक एल्यूमिनियम वर्क के वर्कपीस को घिसने के लिए या समय पर आप कौन सी रेती का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। सो एल्यूमिनियम वर्कपीस जो होता है उसको फाइलिंग करने के लिए जो होता है हम सिंगल कट का इस्तेमाल करते हैं ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल कट फाइल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। रास्प कट जो होता है ये आपका वुड लेबर मतलब लेदर हो गया, लकड़ी हो गया, उसके लिए आपका होता है ना। कर्व कट का होता है कर्व के लिए। डबल कट जो होता है ज़्यादा काटने के लिए, ज़्यादा मटेरियल इसमें, और सॉफ्ट मटेरियल में भी मतलब आपका फिनिशिंग के लिए उसमें कट ऑफ ये हो जाता है। तो सिंगल कट डबल कट आते हैं। डबल कट जो होता है एक टाइप ऑफ कट होता है, और सिंगल कट का जो होता है आपका प्रयोग एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये हार्ड मेटल के ज़्यादा यूज़, ज़्यादा मटेरियल निकालना होता है जिसमें ना, उसमें आपका डबल कट का इस्तेमाल किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मोस्ट टेपर हैज़ द साइज। तो मोस्ट टेपर जो है कितने आकारों में उपलब्ध हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो मोस्ट टेपर आपको मिलेगा 0 से 7 तक का मिलेगा, है ना। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टेपर हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एज पर ISO 296। सो ISO 296 के अनुसार जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा कौन सा टेपर अपनाया गया है, इसके बारे में पूछा। ISO 296 जो है इसके हिसाब से जो टेपर है वो कौन सा टेपर है।
जो आईएसओ के द्वारा अपनाया गया है, तो वो जो है आपका मोस्ट टेपर है ना, ये जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 63 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज विच कंसिस्ट ऑफ। तो भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज का एक खास सेट प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार जो है स्लिप गेज का एक खास सेट जो है प्रयोग किया जाता है। अब उसमें कितने पीस होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो उसमें 112 पीस होते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है सेट ऑफ स्लिप गेज, उसमें आपका 112 मिलते हैं सेट, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्क, है ना। तो वर्क के सहित एक खराद उपकरण को संरेखित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अलाइन करने के लिए पूछ रखा है, लेथ टूल को अलाइन करने के लिए वर्क के साथ में कौन सा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है अ प्लेन रिंग गेज इज यूज टू चेकिंग, है ना। तो प्लेन रिंग गेज जो होता है उसका प्रयोग किस चीज़ की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, है ना। बेलनाकार भाग का बाहरी व्यास जांचने के लिए आपका प्लग रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टफनेस ऑफ अ कटिंग टूल मीन्स द एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर, है ना। खालिस्तान है उसके बारे में पूछ रहा है। एक कटाई उपकरण की मजबूती का मतलब है विफलता का बिना, मतलब सामना करने की क्षमता है। तो वो आपका जो होता है आपका टफनेस ऑफ कटिंग टूल मीन एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर। कटाई उपकरण की मजबूती का मतलब है विफलता के बिना सामना करने की क्षमता है। सो वो जो होता है आपका जो इम्पैक्ट फोर्स होता है ना, ये टफनेस की बात कर रहा है ना। टफनेस में आपका इम्पैक्ट फोर्स होता है, प्रभाव बल जो होता है उसको सहन करने की क्षमता होती है। बाकी ये वियर ये हार्ड में होता है ना, हार्ड जो होता है उसमें होता है। बाकी हाई टेम्परेचर का जितना मेटल होगा, जैसे टंगस्टन होता है हाई टेम्परेचर सहन करने का, केमिकल रिएक्शन में जैसे बहुत सारे जो रिएक्शंस कराए जाते हैं उसमें होता है। बाकी इसमें टफनेस ऑफ कटिंग टूल का पूछ रखा था, जिसमें आपका विथस्टैंड करने का है विद फेलियर का, तो इम्पैक्ट फोर्स होता है ना, प्रभाव बल। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। तो थोक उत्पादन में टूल को गाइड करने और नमूने को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सो गाइड करने के साथ साथ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है मास प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें आपका जिग का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्सचर जो होता है ये खाली होल्डिंग टूल होता है ना, इसमें गाइड करने के साथ भी है ना, होल्ड एंड गाइड दोनों हैं, तो आपका जी हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है बूसिंग इज प्रोवाइडेड ऑन इन अ ड्रिल जिग फॉर द पर्पस ऑफ। तो ड्रिल जिग में बूस्ट जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, दिए जाने का बूस्ट प्रदान करने का। तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो आपका लोकेट करता है, एक्यूरेट और गाइड करता है ड्रिल के प्रिसाइज और आपका जो ऑपरेशन करना होता है उस पर करना होता है ना। सो क्या करता है, सटीक रूप से स्थापित करना और सटीक ड्रिलिंग संचालन के लिए उसको ड्रिल को गाइड करता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकेटिंग एक्यूरेटली एंड गाइडिंग द ड्रिल फॉर प्रिसाइज ड्रिलिंग ऑपरेशन, है ना। तो इसके लिए आपका बुश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर। तो इसमें आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ थ्रेड सुटेबल फॉर लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल इज। सो मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए उपयुक्त चूड़ियाँ कौन सी, चूड़ियों का प्रकार पूछ रहा है। तो लीड स्क्रू में आपका टाइप ऑफ जो चूड़ी होता है आपका थ्रेड होता है वो आपका एकमी थ्रेड होता है ना। सो सी डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकमी थ्रेड आपका लीड स्क्रू में पाया जाता है। और ये किस लिए होता है, ये आपका थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, सपोर्टिंग मतलब उसके लिए थ्रेड जब कटिंग होती है ना उस टाइम के लिए आपका लीड स्क्रू का काम करता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज सुटेबल वाइल कटिंग टेपर बाय सेट ओवर मेथड। सेट ओवर मेथड विधि द्वारा टेपर काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है। तो जब आप सेट ओवर मेथड का इस्तेमाल करते हैं टेपर काटने के लिए उस टाइम पे कौन सा मेथड जो होता है, कौन सा सेंटर जो होता है, सेंटर के बारे में पूछ रखा है बेसिकली। तो कौन सा सेंटर जो होता है वो उपयुक्त होता है सेट ओवर विधि में, है ना, टेपर काटने के लिए। तो उसमें जो होता है आपका इस्तेमाल किया जाता है बॉल सेंटर का, है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच अमंग दीज टूल कैन बी यूज एट द हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है उच्चतम कटाई गति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाईएस्ट कटिंग स्पीड के बारे में पूछ रहा है ना।
तो उसमें आपका मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपका इस ऑप्शन में से आते हैं, तो कार्बाइड जो है ना सबसे हार्ड होता है बाकी सब में से, तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बाइड टूल का जो है हाईएस्ट कटिंग स्पीड में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये 4 ऑप्शन में से ये आपका इन तीनों से ज़्यादा ये कार्बाइड टूल का होता है ना, तो ये आपका लिख रखा है मतलब अमोंग दिस टूल कैन बी यूज एज हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो कार्बाइड टूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इट वुड बी बेस्ट टू यूज़ फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ वॉच कंपोनेंट मशीन फ्रॉम बार्स, है ना। सो बार से निर्मित किए गए घड़ी के अवयवों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खालिस्ताना का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। तो अब देखो क्या है ना, इसमें बेस्ट यूज पूछ रखा है मास प्रोडक्शन के लिए, जो आपका मतलब घड़ी के जो कंपोनेंट होते हैं उसको बनाना है ना, उसके लिए पूछ रहा है। अब वो आपका कौन सा मशीन इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, उस मशीन के नाम का पूछ रहा है। तो वो जो होता है उसमें आपका मेन स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो मास प्रोडक्शन करना है वॉच कंपोनेंट का, है ना, घड़ी के कंपोनेंट का, उसमें आपका मेन स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का इस्तेमाल किया जाता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, ग्रिड साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज इन ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द, अब किस चीज़ से स्पेसिफाइड किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका, है ना। हिंदी में देख लेते हैं। पेशन पहिए में प्रयोग होने वाले अपघर्षक का ग्रिड आकार आमतौर पर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या फिर उसको स्पेसिफाइड किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है मैश नंबर होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। मैश नंबर से होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो अब्रेसिव होता है। ग्रिड साइज जो होता है, ग्रिड साइज ऑफ अब्रेसिव वो ग्राइंडिंग व्हील में उसको आपका मैश नंबर से दिखाया जाता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जिग इज़ यूज इफ़ मशीनिंग इज़ टू बी डन इन मोर देन वन प्लेन, यदि एक से अधिक प्लेन में मशीनिंग की जानी हो तो किस प्रकार का जिग का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका एक से ज़्यादा आपका जो आपका ऐसे समझ लो कि एक से ज़्यादा जो है प्लेन का आपको मशीनिंग करना है, तो उसमें जो है आप इस्तेमाल करोगे जिग का। तो कौन सा जिग का इस्तेमाल करोगे, जिसमें आपका एक जिग इस्तेमाल करोगे लेकिन आपका एक से ज़्यादा प्लेन को आप उसको मशीनिंग कर सकते हो, तो उसमें आपका जो होता है बॉक्स टाइप का जिग इस्तेमाल किया जाता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन व्हेन मैक्सिमम मटेरियल इज़ टू बी रिमूव्ड व्हाइल टर्निंग बट मेंटेनिंग द सेम टूल लाइफ। जब टर्निंग के दौरान अधिकतम सामग्री को हटाना हो लेकिन समान टूल जीवनावधि भी बनाए रखनी हो तो क्या किया जाना चाहिए। देखो ये मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करना है ना, जब हम अधिकतम सामग्री को हटाना है टर्निंग के टाइम में, लेकिन उसमें समान टूल जीवन विधि जो है ना उसको बनाए रखना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे ना, फीड जो है वो कम रहेगा, है ना, फीड कम रहेगा और साथ ही साथ फीड रेट ये इंक्रीज है, तो ये तो होगा नहीं। ये आपका हो जाएगा इंक्रीज डेप्थ ऑफ कट, है ना, डेप्थ ऑफ कट में आपका ज़्यादा मटेरियल हट जाएगा और साथ ही फीड देने से क्या होता है ना, उसमें आपका टूटने का चांसेस होता है, लेकिन डेप्थ ऑफ कट में क्या होता है ना, आपका मटेरियल हटेगा। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कट की गहराई को बढ़ाने से आपका ज़्यादा मटेरियल को हटा सकते हैं और आपका टूल लाइफ जो है आपका सामान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर डिनोटेड बाय लेटर, है ना। तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें सॉफ्ट ग्रेड जो होता है उसको जो दर्शाया जाता है वो किस में दर्शाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सॉफ्ट ग्रेड जो होता है उसको दर्शाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो ए से एच तक होता है ना, आई से पी जो होता है मीडियम होता है और क्यू से जो जेड होता है वो आपका हार्ड होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, साइन बार इज यूज टू मेजर। तो एक साइन बार का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइन बार जो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है आपका एक्सटर्नल टेपर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। साथ ही इसका एंगल में भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है ना। टेपर का एंगल का होता है ज़्यादातर, है ना। एक्सटर्नल टेपर हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन HSS हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल मटेरियल है। तो एक HSS कटिंग टूल सामग्री में क्रोमियम का प्रतिशत पूछ रखा है, कितना प्रतिशत होता है। तो टंगस्टन, क्रोमियम देन वेनेडियम होता है। तो टंगस्टन का होता है 18
क्रोमियम का होता है 4, ये पूछा क्रोमियम का ही है तो आपका 4% हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 1% जो होता है आपका वेनेडियम का होता है ना, इसमें क्रोमियम का पूछ रखा है 4% हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द कंपाउंड स्लाइड स्विवल बेस इज सेट एट 45 डिग्री टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेथ, द डिग्री ऑफ द रीडिंग एट द क्रॉस स्लाइड इंडेक्स विल बी। तो कंपाउंड स्लाइड स्विवल बेस में 45 डिग्री पर खराद के केंद्र पर सेट किया गया है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्रॉस स्लाइड इंडेक्स में रीडिंग कितने डिग्री होएगी, है ना। तो आपका देखो स्विवल बेस जो है उसमें आपका कंपाउंड स्लाइड जो है कंपाउंड स्लाइड में स्विवल बेस जो है उसको 45 डिग्री में सेट कर दिया गया है। अब क्रॉस स्लाइड में उसमें कितना आएगा, है ना, ये कितना बनेगा, तो क्रॉस स्लाइड में जो 45 डिग्री ही बनेगा। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डज सर्वो मोटर यूज इन सीएनसी मशीन प्रोवाइडेड। तो सीएनसी मशीन में जो प्रयोग होने वाला सर्वो मोटर होता है वो क्या करता है उसमें सीएनसी मशीन में, तो वो जो होता है आपका स्पीड को रेगुलेट करता है, साथ ही हाई टॉर्क होता है और इफिशियंसी भी कोई। तो आपका सारे के सारे जो है सही उत्तर हो जाएगा। सर्वो मोटर का काम जो होता है सीएनसी के अंदर, ये आपका एक्सीलेंट स्पीड रेगुलेशन करता है, हाई टॉर्क को देता है और एफिशिएंसी भी बनाए रखता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन एनेबल पोजिशनिंग ऑफ द टूल टू एन एक्यूरेसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1 माइक्रोन। सीएनसी मशीनों का कौन सा अवयव जो है 1 माइक्रोन के क्रम की सटीकता के लिए उपकरण की स्थिति निर्धारण करने में सक्षम से निर्धारण को सक्षम बनाता है ना। सीएनसी मशीन में पूछ रखा है जो 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में आपका स्थिति निर्धारण को सक्षम बनाता है, तो वो जो होता है आपका बॉल स्क्रू होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बॉल स्क्रू क्या करता है, जो आपका सीएनसी मशीन होता है ना उसमें आपका पोजीशन ऑफ द टूल होता है उसको एक्यूरेसी बनाए, मतलब 1 माइक्रोन्स के इसमें करके वो करता है एक्यूरेसी को बनाए, मतलब पोजीशन ऑफ द टूल जो होता है उसके लिए मतलब स्थिति को निर्धारण करने के लिए सक्षम बनाता है ना, वो आपको बॉल स्क्रू होता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आपका दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ वर्क पीस। द सीएनसी प्रोग्रामर इज फ्री टू सेलेक्ट इफ एनीवेयर इन द ड्राइंग व्हाट इज दिस कॉल्ड एज। यह वर्क पीस के आयामों की माप का स्रोत है, मतलब आपका मेजरमेंट जो होता है या डायमेंशन जो होता है किसी वर्क पीस के उसकी माप का स्रोत है। और आरेखन पर कहीं भी इसका चयन करने के लिए सीएनसी प्रोग्राम में क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस होता है जो 0 होता है। अच्छा, सो 0 से ही लिया जाता है ना, यहाँ पे वर्क रेफरेंस का भी था और जी का भी था। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका वर्क 0 जो होता है वो आपका जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं डायमेंशन का किसी वर्क पीस के, मतलब जो मेजरमेंट लेते हैं उसका जो स्रोत होता है और साथ ही उसका आरेखन पर कहीं भी इसका चयन करके सीएनसी प्रोग्राम को हम सीएनसी प्रोग्राम में इसको बोल सकते हैं। तो आपका वर्क 0 होता है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 83 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें सीएनसी कोड दे रखा है G02, उसका मतलब पूछ रखा है ना। सीएनसी कोड जो G02 होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका जो मतलब होता है आपका, ये हमने इसका पहले भी देख रखा था। तो G02 जो होता है ये क्लॉकवाइज के लिए होता है ना। ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज है ना, परिपथ प्रक्षेप दक्षिणावर्त, इस चीज़ को ध्यान रखना है। G02 का मान क्लॉकवाइज याद रखना है क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, इसमें खाली क्लॉकवाइज है। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज जो होता है उसके लिए आपका G02 का कोड का इस्तेमाल किया जाता है सीएनसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन द फीड स्क्रू इज अ लॉन्ग ड्राइव शाफ्ट दैट कनेक्ट टू द सीरीज ऑफ गियर्स इन द एप्रोन इन ऑर्डर टू ड्राइव द कैरिज अलोंग द। फीड स्क्रू में क्या होता है, एक लंबा ड्राइव शाफ्ट है जो किसके साथ आपका कैरिज ड्राइव करने के लिए एप्रोन में गियर श्रृंखला को जो है जोड़ता है, या कोई एक्सिस है उसके बारे में पूछ रखा है। कौन से एक्सिस के साथ जो होता है कैरिज ड्राइव करने के लिए एप्रोन में गियर की श्रृंखला से जोड़ता है। सो वो जो होता है आपका जेड एक्सिस होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सीएनसी कोड कैंसिल द मिरर इमेज कोऑर्डिनेट फॉर डबल टरेट टर्निंग सेंटर। तो डबल टरेट टर्निंग सेंटर के लिए कौन सा सीएनसी कोड मिरर इमेज को
ऑर्डिनेट को रद्द करता है। तो इसमें पूछा है कि जब आपका डबल टर्निंग सेंटर जो होता है उसमें आपका CNC कोड मिरर है ना, तो इमेज को जो है ऑर्डिनेट को रद्द करता है। तो वो आपका कौन सा कोड होता है ना, जो आपका इमेज जो होता है इमेज ऑर्डिनेट उसको रद्द कर देता है, तो वो जो होता है G69 होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द जॉब प्लेट ऑफ अ बेंच वाइस आर मेड ऑफ। तो एक बेंच वाइस की जो जॉब प्लेट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो वो टूल स्टील की बनी होती है ना। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बेंच वाइस का जो जॉब प्लेट होता है वो आपका टूल स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन की जो होती है वो बॉडी होती है। माइल्ड स्टील की जो होता है वो आपका स्पिंडल होता है ना। फॉस्फोरस ब्रोंज का जो होता है आपका उसका बॉक्स नट होता है। 87 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन वाइस व्हेन फाइलिंग। तो इसमें फाइलिंग करते समय नमूना को पकड़ने की उचित स्थिति पूछ रहा है। जब भी आपका वाइस में आप करते हो ना, जब मान ली उसमें फाइलिंग करना है तो उसको जो वाइस में आप पकड़ोगे होल्ड करोगे तो उसका बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका एल्बो लेवल होता है ना, एल्बो लेवल तक कोनिक स्तर तक उसको करके करना होता है। जो बेस्ट पोजीशन जो होता है वाइस में फाइलिंग करने का तो वो एल्बो लेवल तक होता है ना, कोनिक स्तर पर। तो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 88 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द फीचर विच रेफर्स टू विट्रीफाइड बोन ग्राइंडिंग व्हील इज। तो इसमें पूछ रहा है वो विशेषता जो कांच में बंधन युक्त पोषण पहियों की और संदर्भित करता है। तो विट्रीफाइड बोन के बारे में पूछ रखा है, तो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होता है आपका विट्रीफाइड बोन, ये आपका वेट और ड्राई ग्राइंडिंग जहाँ पे होती है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सूटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, गीली और सूखी पिसाई के लिए उपयुक्त होता है और वहाँ पे विट्रीफाइड बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन अ गैप बेड लेथ गैप इज प्रोवाइड है। तो ये गैप बेड लेथ में जो होता है गैप दिया जाता है, उसका कारण पूछ रहा है। गैप जो है पर प्रदान किया जाता है। गैप किस पे दिया जाता है, तो गैप जो होता है आपका जो हेड स्टॉक के थोड़ा सा बगल में जाएंगे ना तो वहीं पे दिया जाता है। तो यही आपका है जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल है ना। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गैप बेड लेथ में आपका गैप जो होता है वो आपका थोड़ा सा बगल में हेड स्टॉक स्पिंडल के जो नोज होता है उसको बगल में ही दिया जाता है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। हेड स्टॉक स्पिंडल के अग्रभाग के एक कदम नीचे होता है। 90 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्पेशल गियर of 127 teeth or 63 teeth may be used to cut metric thread in a lathe having British lead screw. It is also known as it. इसको और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछा है। तो ब्रिटिश लीड स्क्रू में युक्त एक खराद मेट्रिक चूड़ियाँ काटने के लिए 127 दांत है और 63 दांत है, मतलब 127 या फिर 63 दांत वाला विशेष गियर का प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम पूछ रखा है वो कौन सा होता है। सो वो जो होता है आपका ट्रांसलेटिंग गियर होता है ना। इस क्वेश्चन को पहले भी हमने देखा था, जो आपका CITS का पेपर देखा था उसमें ये क्वेश्चन था। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग गियर का जो होता है इस्तेमाल 163 दांत या 127 या 163 दांते का इस्तेमाल करके जो आपका ब्रिटिश लीड स्क्रू होता है उसमें इस तरह का मीट्रिक चूड़ियाँ काटने के लिए उपयोग किया जाता है ना। सो आपका ट्रांसलेटिंग गियर होता है, उसमें आपका इस तरह का सेट पाया जाता है 127 या 63 दांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 91 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है फिक्स स्टडी रे हैज़। तो फिक्स स्टडी में क्या होता है, तो उसमें आपका फिक्स स्टडी रेस में 3 एडजस्टेबल पैड होते हैं ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स स्टडी रेस्ट में जो होता है 3 एडजस्टेबल पैड होते हैं और जो आपका फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है उसमें 2 पैड होते हैं। तो इसमें फिक्स स्टडी रेस्ट के बारे में पूछा है तो 3 होते हैं। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है शोल्डर विच इज यूज ऑन कंपोनेंट टू बी थ्रेडेड इज। तो शोल्डर जिसका प्रयोग पेचदार किए जाने वाले एक पुर्जे पर होना है। द शोल्डर विच इज यूज ऑन कंपोनेंट टू बी थ्रेडेड, किस पे होना है उसके बारे में पूछ रहा है ना। जिस पे होना है तो उसके बारे में पूछ रहा है। सो वो जो है आपका शोल्डर का टाइप कौन से शोल्डर के कौन से पार्ट पे होने वाला है, तो अंडर शोल्डर पे होगा, अंडर कट शोल्डर पे है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शोल्डर, ये शोल्डर के बारे में पूछ रखा है ना। शोल्डर जिसका पूरे पेचदार किए जाने वाले एक पुर्जे पर होना है, सो अंडर कट शोल्डर हो जाएगा है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज
विल बी यूज टू कट मल्टी स्टार थ्रेड ऑन लेथ, है ना। तो ये खराद पर मल्टी स्टार चूड़ियाँ काटने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। और लेथ मशीन में आप मल्टी स्टार थ्रेड काटोगे तो उसके लिए पूछ रहा है कि आप क्या यूज़ करोगे उसमें। तो आपका मल्टी स्टार थ्रेड काटने के लिए जो होता है आपका चेजर होता है, सिंगल पॉइंट टूल होता है, स्प्लिट डाई, ये सारे थ्रेड काटने के लिए, है ना। तो मल्टी स्टार चूड़ियाँ काटने के लिए उसमें आपका सिंगल पॉइंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है शाफ्ट ऑफ 50 mm इज रफ टर्न इन डायमीटर ऑफ 42 mm वन पास एंड विल चेक द इंश्योर द सेट डेप्थ ऑफ कट इज करेक्ट। तो एक 50 mm के शाफ्ट को एक ही पास में 42 mm के व्यास में रफ टर्न किया जाना है ना। आप कब सुनिश्चित करने के लिए जांचेंगे। अब देखो 50 mm का शाफ्ट है ना, उसको 42 mm के पास में जो है रफ टर्न किया जाना है। अब आप कब जांचेंगे, जब आप तैयार करेंगे मान लिया जाए एक पार्ट को, तो उस टाइम कह रहा है कि आप कब सुनिश्चित करेंगे कि उसको जांचना है। तो उसके लिए जो है हमारा ये हो जाएगा, है ना। टूल द्वारा एंगुलर शोल्डर से अधिक दूरी तय करने के बाद हम जांचेंगे ना। आफ्टर द टूल हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस मोर देन एंगुलर शोल्डर। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल थ्रेड कटिंग ऑन अ लेथ बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट टूल द टूल मूव इन अ पाथ कॉल्ड एज। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है, सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग कर खराद पर चूड़ियाँ काटने के दौरान टूल खाली स्थान है उसके बाद कहलाए जाने वाले पाथ में चलता है। तो कौन से पाथ में चलता है उसके बारे में पूछ रहा है बेसिकली, है ना। सो जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और आपका थ्रेड कटिंग के लिए, तो उसमें आपका जो होता है वो जो टूल होता है वो जो पाथ में जिस पाथ में चलता है उस पाथ का नाम पूछ रखा है। तो वो जो होता है हेलिक्स पाथ में चलता है ना। थ्रेड जो होते हैं ना आपके इस तरह के होते हैं, तो आपका हेलिक्स हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ कट्स मोस्ट इफिशियंटली व्हेन इट ट्रैवल। तो खराद का तो लेफ्ट हैंड टूल है कि दूरी तय करने के लिए सबसे कुशलता से काटता है। आपका खराद का लेफ्ट हैंड टूल के बारे में पूछ रखा है। लेथ मशीन जो है उसमें आपका लेफ्ट हैंड टूल जो होता है मोस्ट इफिशियंट व्हेन, मतलब मोस्ट इफिशियंट कब होता है, जब वो ट्रैवल कर रहा होता है लेथ मशीन पे। तो वो आपका होता है लेफ़्ट से जब राइट हैंड की ओर जा रहा होता है ना लेथ बेड में, तब वो सबसे ज़्यादा सटीक उस टाइम पे होता है ना, कुशलता से काटता है। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑफ लेथ बेड, खराद बेड के बाएं से दाएं सिरे तक। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है BSF थ्रेड हैव द इंक्लूडेड एंगल ऑफ। तो BSF चूड़ियों में एंगल पूछ रखा है, कितने डिग्री का कोण होता है, अंतर्गत कोण होता है। तो BSF जो होता है उसमें 55 डिग्री होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 30 डिग्री देखते हैं तो 30 डिग्री वाला आपका ट्रेपेजोइडल थ्रेड होता है। 45 डिग्री जो होता है ये बटरेस का होता है और 60 डिग्री जो होता है मैट्रिक थ्रेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है इन द थ्रेडेड असेंबली द कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड फीमेल थ्रेड टेक्स प्लेस ऑन द। अब देखो एक पेचदार असेंबली में मेल और फीमेल धागे के बीच में संपर्क जो होता है वो किस में संपर्क होता है। सो पिच जो होता है ना, पिच एक दूसरे में संपर्क करता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ये थ्रेड बना दिया, सो ये आपका मेजर डायमीटर है, ये आपका मिनिमम डायमीटर हो जाएगा। ऐसे अलग तरीके से बना दिया मैंने, दोबारा बना देता हूँ। एक आपका इस तरह से हो गया, एक आपका इधर से हो गया। तो ये आपका मेजर डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका मान लिया जाए एक आपका मिनिमम डायमीटर हो जाएगा। ये बीच में होता है पिच डायमीटर, और यही जो होता है एक दूसरे पे पेचदार असेंबली में ये एक दूसरे से मेल खाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो धागा होता है ना, मतलब पिच, आप देखो इसमें क्या है ना पिच, अच्छा एक मिनट, पिच डायमीटर नहीं लिखा है इसमें, है ना, इसलिए ये मिस्टेक हो गया। तो इसमें आपका फ्लैंक्स आ जाएगा, है ना। ये जो होता है ना, इस पार्ट को जो होता है ना यहाँ से लेकर यहाँ, इसको फ्लैंक बोलते हैं और यही टच करता है, एक दूसरे से मैच करता है ना। बाकी पिच जैसे खाली ये पीछे जो जाएगा तो ये पिच इसको मान रहा है पीछे, है ना, ये भी हो सकता है। सो फ्लैंक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। बाकी पिच डायमीटर होता है तो पिच का डायमीटर होता है ना। इसमें पार्ट लिख रखा है, पिच हो जाएगा, ये वाला पिच हो जाएगा, ये क्रेस्ट जो है टॉप पार्ट हो जाएगा क्रेस्ट, रूट जो है ये बॉटम पार्ट होता है, फ्लैंक जो है ये आपका साइड का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और यही आपका जो फ्लैंक है वो
जो आपका पेंचदार असेंबली होता है उसमें मेल और फीमेल के धावे के बीच से संपर्क होता है ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेडियल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिपिंग ऑफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूल कटाई किनारे को टूटने से बचाने का उपचारात्मक उपाय है। तो इसमें से बेसिकली रिमेडियल मेजर पूछ रखा है जिसमें आपका प्रिवेंट कर सकते हो टूल कटिंग एज ड्यूरिंग मतलब चिपिंग ऑफ, है ना। चिपिंग एज ऑफ करते हैं उस टाइम पे आपका टूल कटिंग एज जो होता है उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हो उसके बारे में मेजर रिमेडियल मेजर पूछ रखा है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे ना, जो उसको बचाने के लिए जो है सबसे अच्छा उपाय है कि उस चीज़ को हम जो है आपका नेगेटिव टॉप रैक इस्तेमाल करेंगे, है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यूज नेगेटिव टॉप रैक। 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है वर्क पीस इज टू बी टर्न फ्रॉम 60 mm to 55 mm डायमीटर, है ना। एच ग्रेजुएशन ऑफ द कॉलर ऑफ द क्रॉस फीड इज 0.02 mm टू बी ऑब्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट। तो एक वर्क पीस को क्या है 60 mm से 55 mm के व्यास पर टर्न करना है। सो क्रॉस फीड के कॉलर की प्रत्येक कट के बारे में पूछ रखा है कितना होएगा, है ना। सो वो जो हो जाएगा आपका जब आप 60 से 55 mm डायमीटर में काटते हो उस टाइम आपका क्रॉस फीड जो है आपका 0.02 mm है। तो आप उस टाइम डेप्थ ऑफ कट जो है प्रोवाइड जो आपको मिलेगा वो आपका 125 भागों तक क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को टर्न करें, है ना। सो टर्न क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील बाय 125 डिवीजन। जब आपका इस तरह से रहेगा आपका 60 से 55 का रहेगा, है ना, और आपका फीड जो रहेगा 0.02 तो उस टाइम पे आपका 125 डिवीजन हो जाएगा। टर्न क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील बाय 125 डिवीजन, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 101 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है ए 4 स्टार थ्रेड ऑफ 1 mm पिच इज टू बी कट द पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज 3 mm कैलकुलेट द चेंज गियर, है ना। आप देखो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपका 1 mm पिच के 4 स्टार चूड़ी को काटा जाना है। लीड स्क्रू के 3 पिच हैं, चेंज गियर की गणना कर रहे हैं, चेंज गियर का गणना करना है। तो ये आपका फार्मूला इसमें लग जाएगा जिसमें से आपको फार्मूला जैसे निकालते हैं इसमें एक है mm पिच है ना। सो इसमें देखते हैं ना हम यहाँ पे आपका 4 स्टार थ्रेड है और 1 mm पीछे दे रखा है ना। सो इसमें आपका लीड इज इक्वल टू 4 × 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्रू जो है 3 mm का है ना। कैलकुलेट द पिच ऑफ द लीड, ये आपका एक तो 4 हो गया और एक आपका 3 है ना। तो ये आपका 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 ऑप्शन में किस में आएगा, इसमें आएगा, बी वाले में आएगा, है ना। 40/30 से 0 काट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज गियर पूछ रखा है ना, तो चेंज गियर जब निकालोगे तो आपका 4 स्टार्ट का है, इसमें आपका 1 mm का, तो उसमें 4 हो जाएगा लीड बराबर, है ना। और दूसरे वाला जो है लीड बराबर आपका हो जाएगा 3, तो 4/3 करोगे। 4/3 किस में आएगा, इसमें आएगा, बी वाले में ही आएगा, है ना। 40/30 है, इसको काटोगे तो 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 102 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन लेथ। तो एक खराद पर कौन सी पिसाई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। तो लेथ मशीन ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन लेथ। इसमें ग्राइंडिंग ऑपरेशन का पूछ रखा है जो नहीं किया जा सकता है लेथ मशीन में। सरफेस ग्राइंडिंग नहीं किया जा सकता है ना। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग किया जा सकता है, पेपर ग्राइंडिंग भी किया जा सकता है, सरफेस ग्राइंडिंग नहीं किया जा सकता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड द टेलस्टॉक सेट ओवर टू कट टेपर इन 120, है ना। अ जॉब 250 मीटर mm लॉन्ग, है ना। 1:20 का है, 20 में एक टेपर है ना। तो 250 से यदि हम डिवाइड करते हैं 20 का, इसमें जाएगा 12.5। ऑप्शन में नहीं है ना 12.5। इसको सॉल्व करता हूँ दोबारा से। सो इसमें क्या है ना, हमारा जब हम 250 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 12.5, है ना। और ये हमारा ऐसे नॉर्मल टेपर आ गया। अब ये सेट ओवर मेथड पे पूछ रखा है ना, टेलस्टॉक सेट ओवर टू कट टेपर, है ना। सेट ओवर मेथड में जो है ये जो आपका 12.5 आ गया, ये 12.5 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करना होता है ना। सो मतलब टेपर, टोटल टेपर जो है ये आ गया टोटल टेपर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6.25 आ जाएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 104 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन मोर देन 1 डायमीटर इज मशीन ऑन अ शाफ्ट द सेक्शन जॉइनिंग 2 डायमीटर इज कॉल्ड। जब एक से अधिक व्यास को एक शाफ्ट पर मशीन किया जाना है तो दो व्यासों को जोड़ने वाला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो जब भी हम मोर देन एक डायमीटर मतलब एक से ज़्यादा डायमीटर को मशीन करना है उस टाइम में शाफ्ट जो है और दूसरा जो सेक्शन ज्वाइन होता है वो डायमीटर को जो बोलते हैं वो आपका शोल्डर होता है। जैसे एक ये डायमीटर और दूसरा ये डायमीटर है ना, इसका कम है। अब ये जो जुड़ रहा है ना ये आपका इसको शोल्डर बोलते हैं। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ मैं आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम चैनल उसमें अपलोड कर दूँगा, उसमें आप इस चीज़ों को देख सकते हैं ना। बाकी जो भी चीज़ें आपको इनमें मिलेगी सारा का सारा आप खुद से एनालाइज करना चाहते हो तो एनालाइज कर सकते हो। लिंक आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में है तो वहाँ से आप जुड़ के सीधा कनेक्ट होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद, जय हिंद।